हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा मैसेज है, आप लोग सुन सकते हैं या अपने वीडियो पहले देख रखा है तो आप स्किप कर सकते हैं। और सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बार कोड दिख रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो के तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो वीडियो रहते हैं पेपर 1 या पेपर 2 के मैं शेयर करता हूँ या PDF नोट्स हैं या कोई भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा, अपडेट रहेंगे आप। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, ये जो वीडियो है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये कंटेंट पेड कोर्स का कंटेंट है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज को या तो वो लोग इसको वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने यूनिट वाइज PYQ डिस्कस किए हैं। जैसे पिछले 5-6 सालों में यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने इन वीडियो में बताया हुआ है, समझाया हुआ है लाइव क्लास के माध्यम से। ये रिकॉर्डेड है तो आप इनको देख सकते हैं। और उसमें केवल PYQ डिस्कशन नहीं है, इसमें मैंने PYQ को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है या करंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। लेंदी जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको कैसे समझना है सो दैट कि आप जल्दी कम समय में जल्दी आंसर दे पाएँ, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम लिमिटेड होता है। तो आपको वो सभी तरीके आने चाहिए सो दैट कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हों कम समय में। तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है वीडियो में PYQ डिस्कशन के साथ साथ। ओके, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए और उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, पढ़ते सभी हैं, सबके पास नोट्स रहते हैं या बुक्स रहता है, बट प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना PYQ सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया है। सो जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इन वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम तक मैं आपको डेली वीडियो डालता रहूँगा यूनिट वाइज, और बाकी जो कंटेंट होगा वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोर्सेज को तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए भी ये आपका मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस जो जनवरी में हमारा एग्जाम होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे हर एक यूनिट का, और जो टेस्ट सीरीज है वो उसमें साथ में इंक्लूड रहेगी। या करंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। लाइव क्लासेस भी होती हैं तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सो दैट कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनकी तैयारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सो दीज वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू दोज हू आर वॉचिंग दिस वीडियो। दे कैन आल्सो प्रिपेयर प्रॉपरली। एंड पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे क्लासेस से। सो आप लोग इस वीडियो को देखिए एंड आई होप यू विल गेट द सक्सेस। अभी आप लोगों की आवाज़ सुनाई मुझे देगी नहीं, तो जो भी पूछना होगा आप चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखो, अब्राहम मैस्लो के द्वारा कुछ नीड्स जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ऑर्डर में आपको लगाना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि क्योंकि इन्होंने बताया था, अब्राहम मैस्लो के द्वारा इन्होंने कहा कि देखो ह्यूमन नीड्स जो है ना, इंसानों की जो ज़रूरत होती है, नीड्स होती हैं, वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक या बोल सकते हैं एक हिरारकी में होते हैं। एक प्रॉपर पिरामिड अगर हम बना लें तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर एक हिरारकी बनी होती है, और हिरारकी जो होती है, एक मिनट, और हर एक इंडिविजुअल जो है मोटिवेटेड होता है कि उसकी जो भी नीड है, जो सभी की सभी नीड है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको फुलफिल करना चाहता है। जैसे हम सभी लोग हैं, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी अभी बेसिक नीड यही है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आप उसके लिए मोटिवेटेड हैं। ओके, कल के दिन आपका JRF क्लियर हो जाएगा तो आपकी जो नीड होगी वो मोटिवेटेड नीड आगे बढ़ जाएगी, और फिर आपका कोशिश करेंगे कि आपका कहीं PhD में एडमिशन हो जाए। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपका फोकस होगा कि कहीं आपको PhD में एडमिशन होने के बाद आपका PhD अच्छे से निकल जाए या पेपर पब्लिकेशन हो जाए। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान जो है मोटिवेटेड होता है अपनी नीड को फुलफिल करने में, लेकिन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, इन अ वेरी हायरार्की वे। तो जो हायरार्की बनी होती है नीड्स की, उसको जो है हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है इन अ हायरार्की में। ठीक है, उसके लिए मोटिवेटेड होता है। तो ये थ्योरी दी गई है अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो पिरामिड बना हुआ है, 5 लेवल होते हैं, जिसमें आपका सबसे नीचे का होता है कौन सा, फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसको बोलते हैं। जैसे कि बेसिक नीड हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले तो वही चाहिए। अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है तो उसके आगे सोच ही नहीं पाते ना। कोई भी इंसान सबसे पहले उसकी यही नीड होती है कि भाई खाना पीना पहले व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, फूड मिले, शेल्टर मिले, रहने के लिए घर मिल जाए थोड़ा सा, ओके, कपड़े हों, यही नीड चाहिए पहले। फिर आता है आपका सेफ्टी नीड।
कि अगर आपके पास घर है, कपड़े हैं, मकान है, सब कुछ है, तो फिर आपको थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी भी चाहिए। इसके बारे में इंसान सोचता है। जब उसके पास फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है, फिर वो सोचता है किसके बारे में? लव एंड अफेक्शन एंड बिलोंगनेस, रिलेशनशिप, फ्रेंड, मतलब उसको चाहिए फिर समाज, सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी में रहता है तो वो चाहता है कि उसके पास सब कुछ है, सेफ्टी नीड है, घर वगैरह है, सब कुछ है नाउ। वो कोशिश करता है कि अच्छे रिश्ते बनाना लोगों से। ओके, एक काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन डेवलप करना, रिलेशनशिप बिल्डअप करना। दैट इज कम टू द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका स्टीम नीड। स्टीम मतलब सिंपल यहाँ पे प्रेस्टेज, इज्जत समाज के अंदर, है ना। एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिसमेंट होनी चाहिए कि चूंकि हमारे पास सब कुछ है, तो फिर ऐसा लगना चाहिए कि जो है वो फीलिंग कहीं ना कहीं नजर आ। इस अगर सब कुछ है तो फिर चाहिए फुल इज्जत। मूवी का डायलॉग है ना, मिर्जापुर, देखा होगा आप लोगों ने। तो जो अगर सब कुछ होता है, अपने पास पैसा है, गाड़ी है, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योरेंस सब कुछ है, तो स्टीम नीड आती है, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिसमेंट या प्रेस्टेज। लास्ट आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक ऐसी स्टेज जहाँ पर हम सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं अचीव करने के लिए, फिर हम अपने अपने लेकर के और एक्सप्लोर करते हैं, अपने फुल पोटेंशियल को जो है पहचानते हैं, समझते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, समाज के लिए काम करना, वो सभी आपकी हाईएस्ट नीड में आती है। कि सब कुछ अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो आप इस स्टेज में जाएंगे, फिर आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को सभी डायमेंशंस में। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखना, लोगों को मदद करना, मोटिवेट करना, आपके पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो पैसा है, उसको लेकर के आप बाकी समाज की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जिस भी रूप में आप कर पाते हैं, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, किसी भी रूप में। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ यू कैन जस्ट अरेंज इन द ऑर्डर। सो व्हाट विल द राइट आंसर? सेकंड, फिजियोलॉजिकल नीड पहले आएगा, शारीरिक आवश्यकताएं। तो सी अगर पहले आएगा तो आपका और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन बचा है। ये तो मैंने चलो एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, इतना टाइम लिया, लेकिन आप लोगों को इतना टाइम नहीं देना है एग्जाम में। आपको बस पढ़ना है। आपको देखना है कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड आएगा, सी पहले आना चाहिए, और सी केवल एक में है, इसको मार्क करके आगे बढ़ना है ना। ज़्यादा उसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो होशियारी नहीं दिखानी है, आपको आंसर दे के निकलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़िए क्या लिखा है कि थ्री फैक्टर्स बाय विच एनालाइज आर कंसिडर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ बिहेवियर। ये बोल रहे हैं कि जो थ्योरी है एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ बिहेवियर, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कारक जो होते हैं, सिद्धांत के जो निर्धारक कारक होते हैं, कौन कौन से हैं? थ्री फैक्टर, तीन प्रमुख कारकों के नाम बताना है आपको, जो आमतौर पर माने जाते हैं कि इस जो थ्योरी है उसके निर्धारण के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तीनों के तीनों जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिए हैं, सॉरी जो फैक्टर दिए हैं, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर पाते हैं, या जो एट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। हेरोल्ड केले की थ्योरी है जिसको बोलते हैं कोवेरिएशन मॉडल या थ्योरी। ठीक है, तो ये बताते हैं कि इंसान जो है, ह्यूमन जो होता है, वो ये तीन प्रकार के, तीन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तीन प्रकार की होती है, थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, उसके बेसिस पे काइंड ऑफ वो एक एट्रीब्यूशन डेवलप करता है किसी भी चीज को लेकर। इसका मतलब देखो, आसान भाषा में समझो। एट्रीब्यूशन तो मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो थ्योरी है, बेसिकली थ्योरी डेवलप की गई थी शुरुआत से अगर बात करें, दैट इज फिश हैदर, इनके द्वारा थ्योरी दी गई, दैट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बताया कि हम सभी इंसान, हम लोग जो है ह्यूमन है, हम लोग स्वभाव से, नेचर से, जन्म से ही काइंड थोड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम जैसे कि किसी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रोडिक्शन या कुछ असाइन करते हैं कि, तो कहीं ना कहीं हम पहले से जन्म से ही एक नीव साइकोलॉजिस्ट होते हैं। किसी के बारे में हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, या किसी किसी को देख करके हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या उसके एक्शंस को देख करके, उसके बिहेवियर को देख करके, उसके कंडक्ट को देख करके, तो ये बताते हैं कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या आसान कर सकते हैं, या इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर को। ओके, जैसे मान लीजिए
आप क्लास के अंदर सब लोग टाइमली ज्वाइन करते हैं, अगर कोई एक स्टूडेंट जो है लेट ज्वाइन करता है, अगर डेली लेट ज्वाइन करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे कि ये टाइम से क्लास में नहीं आता है, मतलब मे बी वो क्लास में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या लेजी है, या आदत बुरी है, यही सोचते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपका इंटरनल एट्रीब्यूट्स है, स्वभाव है। आपका जो स्वभाव है इसी प्रकार का है कि आप लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, लेट कहीं पहुंचते हैं, या हर काम लेट से कर रहे होते हैं। ये हमने प्रिडिक्शन किया, ये हमने असाइन किया किसी पर्सन के बिहेवियर को देख के या उसके एक्शंस को देख करके। तो यही बता रहे हैं ये अगर, कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो अंदर से स्वभाव होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को या उसके कंडक्ट, उसके एक्शंस को देख करके प्रिडिक्ट करता है। या मान लीजिए कोई इंसान एक दिन क्लास लेट आया, कोई स्टूडेंट डेली टाइमली आता है, तो हम क्या बोलेंगे, हो सकता है उसको कुछ काम होगा, इसी वजह से आज क्लास लेट ज्वाइन किया। तो ये क्या फैक्टर हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, ये आपका एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स हो गया। ये किसी कारण बस, किसी बाहरी फैक्टर की वजह से वो क्लास लेट ज्वाइन किया, अदरवाइज टाइमली ज्वाइन करता है। इसका मतलब क्या है कि हमने असाइन किया कि किसी बाहरी फैक्टर की वजह से। तो ये हम एक खुद असाइन कर रहे हैं, खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं दूसरे के बिहेवियर, दूसरे के एक्शन को देख करके। तो यही ये जो है, ये थ्योरी बताती है आपका एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ बिहेवियर। तो इसके लिए ये बताते हैं कि तीन इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको तीन ये टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता है, तो हम आसानी से एट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी फैक्टर की वजह से, इंटरनल मतलब होता है खुद का आंतरिक स्वभाव। तो कौन कौन से हैं तीनों? एक है आपका कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अगर कोई इंसान डेली लेट आ रहा है लगातार, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि डेली ही आ रहा है, इसका मतलब तो फिर उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो जानबूझ के लेट आता है किसी वजह से भी, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। वो हर जगह लेट ही पहुंचता है, तो ये हम बोल देंगे उसको इंटरनल एट्रीब्यूट्स हो गया। ठीक है। दूसरा होता है डिस्ट्रिक्टिवनेस, विशिष्टता। ये एक यूनिक स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बताया कि उसने आज क्लास लेट ज्वाइन किया बिकॉज उसको कुछ काम था या कुछ फैमिली काम था, तो वो बाहर चला गया, लेट क्लास ज्वाइन किया एक स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? एक विशिष्ट या यूनिक केस हो गया, स्पेसिफिक केस हो गया, कोई सिचुएशन हो गई। एक हो गया कंसेंसस। ओके। इसमें होता है कि मान लीजिए सभी सभी स्टूडेंट लेट ही ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, तो फिर हम बोल सकते हैं, हाई कंसेंसस सजेशन दे सकते हैं कि कोई बाहरी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सभी लोग क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ अदर रीजन हो सकते हैं। या नहीं ज्वाइन कर पाए तो और रीजन हो सकता है कि जो लिंक काम नहीं कर रहा हो, जो मैं लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो तीन तीन प्रकार के जो रीजन है यहाँ पर दिए गए इंफॉर्मेशन है, इनके बेसिस पे हम इन दोनों के बारे में, एक्सटर्नल और इंटरनल एट्रीब्यूट्स के बारे में हम समझ सकते हैं, या हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या असाइन कर सकते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर को या किसी उसके एक्शन को। समझ में आ रहा है थोड़ा सा में? तो ये जो दिया है, ये दिया है हेरोल्ड कैली के द्वारा, जो कोवेरिएंस मॉडल है, जिसमें इन्होंने तीन टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात की है, कि इन तीन टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एट्रीब्यूशन को, जो हमारा एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है या इंटरनल एट्रीब्यूशन है। बोलिए, दोबारा समझना है? अगर समझ में ना है दोबारा समझा देता हूँ। और इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा है समझ में? एक मिनट को, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो आपके एट्रीब्यूशन हो गए। इंटरनल का मतलब होता है कि किसी पर्सन का, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पोजिशनल। ये जन्म से हो सकता है, किसी के लक्षण है, तो लक्षण तो जन्म से होते हैं, या कोई एबिलिटीज है, कोई फीलिंग्स है, तो ये क्या आपका कहलाएगा? डिपोजिशनल। इंटरनल एस्पेक्ट हो गया। बाहरी फैक्टर हो सकता है कुछ भी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बहुत प्यार से बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है सबसे, लेकिन एक दिन वो गुस्सा होने लगा या किसी वजह से गुस्सा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि मे भी कोई सिचुएशन होगी, हो सकता है और किसी वजह से वो आज इंसान इतना गुस्से से बात कर रहा है, बिकॉज ऑफ सम बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। स्वभावतः वो इंटरनली वैसा नहीं है, तो ये आपने प्रिडिक्ट किया, ये आपने असाइन किया उसके बिहेवियर को देख कर। तो हम बोलेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूशन है, ये हमारा सिचुएशनल या फिर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। सर ये थ्योरी कौन से टॉपिक के अंडर बोलिए। आता है? पीएफ स्किनर के जो बिहेवियरल थ्योरीज है उसके साथ है क्या? हैरोल्ड वेबर का जो सॉरी हैरोल्ड केली का जो थ्योरी है, एट्रीब्यूशन थ्योरी, वो मतलब कौन से टॉपिक के अंडर आएगा? यूनिट 2 का चैप्टर कौन सा? इन दोनों को जानने के लिए हमारे पास चाहिए तीन थ्री टाइप ऑफ, कौन कौन सी थ्री टाइप? ये आपका डिस्टिंक्टनेस हो गया,
कंसेंसस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। इन तीन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एट्रीब्यूशन को, कि एट्रीब्यूशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सर ये टॉपिक कौन से, देखो वैसे तो अगर हम इसको देखेंगे ना, तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ना, यूनिट 9, उसमें हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मुझे लगा थ्योरी का पार्ट है, तो यूनिट 2 में थ्योरी बहुत सारी है, तो आप साथ में इसको भी पढ़ लेंगे, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यूनिट 9 में हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे, लेकिन अभी मैंने बता दिया क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, समझ जाएंगे आसानी से। क्लियर है। तो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? इज राइटर। और जो आपके 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? इसको बोलते हैं कोवेरिएशन मॉडल, कोवेरिएशन मॉडल गिवन बाय किली, हेरोल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट का, ये ऐसे, एक मिनट को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोवेरिएशन मॉडल मीन्स, मॉडल मतलब यही मॉडल जो, ये वेरिएशन मॉडल मतलब है कि तीन जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, इन तीनों के बेसिस पे हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एट्रीब्यूशन को, तो वो कोवेरिएशन आपके तीनों ही आप आएंगे इसमें। वो नाम दिया उन्होंने, हेरोल्ड के द्वारा बताया गया कि जो सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क हमको समझना है ना, लोगों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को, तो किस प्रकार से किसी पर्सन का बिहेवियर है, तो उसके लिए हमने ये 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसको इन्होंने नाम दिया कोवेरिएशन मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा हो गया, ये हो गया, सी हो गया और ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो उसको, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है कि 3 causal factors of social differentiation, that is possession, quality and performance। तो यहाँ पर देखिए 3 सामाजिक विभेदन के जो कार्यात्मक कारण है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो संपत्ति है, दूसरा गुण है, तीसरा है प्रदर्शन। किसके द्वारा दिया गया? देखो क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया, उन्होंने बता दिया कि 3 कौन कौन से, 3 यहाँ पर उन्होंने कारक बता दिए, आ, और नाम पूछा यहाँ पर कि किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाई। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि वो दे देते कि ये जो है कार्ल मार्क्स ने या टैलकोट पार्सन ने दिया है, कौन कौन से फैक्टर, फैक्टर के नाम बताइए, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आ गया था, तीनों फैक्टर आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, या फिर वो पूछ लेते डायरेक्ट कि जो है ये टैलकोट पार्सन के द्वारा 3 फैक्टर दिए हैं, ये कौन सी थ्योरी है, तो आपको पता रहना चाहिए सोशल डिफरेंशिएशन थ्योरी। ठीक है, तो अभी क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर दीजिए आप लोग। सोशल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इसमें हिंदी में लिखा है सामाजिक विभेदन। इसका मतलब होता है कि हमारे समाज के अंदर अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से इक्विलिब्रियम तो है नहीं, कि सभी लोग समान है, सब बराबर है सोसाइटी के अंदर, पूरा एकदम परफेक्ट तो ऐसा है नहीं। समाज के अंदर डिफरेंशिएशन है, विभिन्नता है, विभेदन तो है ही, अगर हम देखेंगे, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे बेस्ड ऑन द एज और जेंडर और एथनिसिटी, सेक्स, ऑक्यूपेशन, काम के आधार पर, करेक्टर के आधार पर, रोल्स, कोई कोई गरीब है, कोई अमीर है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, कोई कारपेंटर है, कोई मेल फीमेल, कोई सर्वेंट है, कोई रूलर है। तो समाज के अंदर अगर हम देखें तो जो डिफरेंशिएशन है वो तो एग्जिस्ट करता ही करता है, कोई भी समाज पूर्ण रूप से इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं है। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ जो है, बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन है। और जो डिफरेंशिएशन है उसके पीछे के जो कारण है, उसके जो फैक्टर है ना, वो 3 फैक्टर यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं संपत्ति, पोजीशन का मतलब होता है मटेरियल वेल्थ, जैसे कि आपके पास घर है, आपका गाड़ी हो गई, जमीन हो गई, ये सभी आपके कहलाएंगे पोजेशन, जो आपकी संपत्ति। क्वालिटी मतलब होता है कि आपके अंदर क्या विशेषता है, उसको हम दिखाएंगे, जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, या बोल सकते हैं सिंपल एबिलिटी लोगों की होती है, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया, है ना, इंटेलिजेंस हो गया, ब्यूटी हो गया, करेजियस है आप, ऑनेस्ट है, ये कुछ क्वालिटी होती है हर एक इंसान के अंदर।
है ना, सेल्फलेसनेस, हेल्प करना, मदद करना, ये सभी क्वालिटी हो गई। तो इसके बेसिस पे हम आसानी से बोल सकते हैं, दो लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या संपत्ति के आधार पर हम लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर हम परफॉर्मेंस के आधार पर, कि जैसे कहीं पर 10 लोग काम करते हैं, तो जो जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये इसमें टॉप है, मतलब वहाँ पर भी आपका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, राइट। तो परफॉर्मेंस के आधार पर जो है आसानी से हम जो है आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सोशल एफिलिएशन कई प्रकार का होता है, और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वहाँ से आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया? टेलकोट पियर्सन के द्वारा। समझ में आ रहा है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए तीनों का, ठीक है। और जो भी डिफरेंशिएशन है, उसके जो फैक्टर हैं, ये तीनों हैं। और डिफरेंशिएशन है कहाँ? समाज के अंदर कई प्रकार से होता है, रिच है, पुअर है, ठीक है, मैन, वीमन, यहाँ भी हो सकता है, मास्टर, सर्वेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट। चूंकि रोल डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, फंक्शंस डिफरेंट है, सो ऑन द बेसिस ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन इजीली डिफरेंशिएट। समाज के अंदर आसानी से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सामाजिक विभेदन कर सकते हैं। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ये किसी एक का ही आंसर आया हुआ है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी कोशिश करिए एटलीस्ट, क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? सो रहे हैं क्या आप लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, हाँ या ना, वो कुछ तो बोलिए, पता चलेगा कि लाइव क्लास चल रहा है कि बारिश हो रहा है। ओके, बारिश तो आजकल हर जगह हो रहा है, मौसम ही है, हो जाए अच्छा है, गर्मी कम हो जाएगी। इस बार गर्मी बहुत हुई है, सर पता नहीं टैलकोट क्या होगा पार्सन आगे 10 साल बाद। स्टैटिस्टिशियन के अंडर आएगा क्या? चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर नॉट अ बेसिक कंडीशन टू प्रोवाइड necessary and sufficient ground for the collective behavior to occur? बोल रहे हैं कि सामूहिक व्यवहार को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि होने के लिए आवश्यक व पर्याप्त आधार प्रदान करने की बुनियादी शर्त नहीं है, कि अगर इसमें से एक चीज नहीं होगी तो भी कलेक्टिव बिहेवियर हो सकता है। मतलब कलेक्टिव बिहेवियर होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ते हुए आपको बताना है, मतलब नहीं, नहीं लिखा है ना, कौन सी कंडीशन नहीं है? स्ट्रक्चर conduciveness, unstructured strain, growth and spread of generalized belief and mobilization for the action। क्रिया के लिए जुटाव, जोड़ना, इकट्ठे करना, तो वो तो आपका कलेक्टिव बिहेवियर में आ जाए। कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब यही होता है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के एक ही प्रकार का सोच रहे हो, एक ही प्रकार का काम कर रहे हो, ओके, वो ऐसी कंडीशन, उसको कलेक्टिव बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे भीड़ है, चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, रैली हो रही है, तो ये सब हमारे कलेक्टिव बिहेवियर में आएंगे। कहीं पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही है, कहीं आंदोलन हो रहा है, ये सभी हमारे कलेक्टिव बिहेवियर का एग्जाम्पल है। तो जो लोग पहला आंसर दे रहे हैं, पहला कैसे होगा? स्ट्रक्चर कंडीशनर्स तो सही है ना? जैसे मान लीजिए एक जगह इकट्ठा होकर के लोग बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो तो आपका फिर स्ट्रक्चर हो गया ना, संरचनात्मक, संरचनात्मक अनुकूलता। ओके, जैसे कि मान लीजिए अ, जंतर मंतर में लोग इकट्ठे जाकर के आंदोलन करते हैं, तो वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से तय होता है कि भाई इतनी तारीख को जाना है, दिल्ली चलो, आपने सुना होगा नारा। तो वो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है ना, तो वो तो होगा नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कौन सा नहीं है कंडीशन। सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी है, जनरलाइज बिलीफ का मतलब होता है कि ऐसा बिलीफ जिस पे सब लोग फॉलो करेंगे,
ठीक है, तो ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे मतलब एक आपका कलेक्टिव बिहेवियर हो गया। और मोबिलाइजेशन फॉर द एक्शन, ये भी सही है। मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन मतलब किसी काम के लिए जुटाव करना, जुड़ाव करना, मोबिलाइज करना, आंदोलन टाइप का कुछ भी, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वो आप एक कलेक्टिव बिहेवियर में आ जाएगा। सेकंड वाला नहीं होगा। अब आसान क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए भाई। सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेजुडिसिंग आइडियोलॉजी, कुछ पूर्व पूर्व विचारधाराओं के नाम दिए हैं, जैसे सेक्सिज्म है, एबलिज्म है, क्लासिज्म है और एंथ्रोसेंट्रिज्म है, जातीयतावाद, एथनोसेंट्रिज्म। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, मतलब उनका डिफाइन किया गया है कि है क्या। राइट आंसर 4 हो जाएगा। लिंगवाद का मतलब क्या होता है कि प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, आसान है। एबलिज्म का मतलब होता है बॉडी के आधार पर, बॉडली एबिलिटी के आधार पर, कि जो एबल्ड बॉडी है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो वो आपका डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है एबल्ड बॉडी के फेवर में। नेक्स्ट है क्लासिज्म, क्लास के आधार पर। सो यू कैन मार्क विद द सेकंड, बेस्ड ऑन द लिबरल आइडियोलॉजी एंड implies prejudices with reference to the socio-economic class, लोगों के स्टेटस के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और एथनोसेंट्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है। जब आप अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर मानते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या क्या बोला, उन्होंने कहा कि वी आर द वाइट पीपल और हम लोग आपको सिविलाइज करने आए हैं। ओके, तो इनका कहने का मतलब ये था कि हमारा जो भाषा है, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारी जो फूड है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ड्रेस है, कस्टम्स है, वैल्यू सिस्टम है, वो अच्छा है टू द इंडियंस। उनका ये मानना था कि उनकी जो जो उनकी कल्चर है, वैल्यू है, सब कुछ है, हैबिट है, सब कुछ वो अच्छा है व्हेन वी कंपेयर विद द इंडियन कल्चर। इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। ओके, कि आप अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं, दूसरे कल्चर को इंफीरियर मानते हैं, सिंपली अगर बात करें तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। और किसी को डाउट इसी किसी में चारों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। स्ट्रक्चरल ऑपरेशन फेमिनिस्ट थ्योरी एम्फेसाइज ऑन, संरचनात्मक दमन नारीवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से जोड़ देता है किस पर। यहाँ पर बहुत सारी टर्म ऐड कर दी इन्होंने। एक तो हो गया स्ट्रक्चरल ऑपरेशन फेमिनिस्ट थ्योरी। पहले तो पता रहना चाहिए आपको फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, और स्ट्रक्चरल ऑपरेशन क्या है। तो जो आपका फेमिनिस्ट थ्योरी है जनरली वो बात करता है आपका जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी को लेकर के। ये तो हो गया आसान। ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर जो है जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी होती है और दे आर फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग ऑपरेशन अगेंस्ट जैसे वीमन, तो वो आपका कहलाएगा ऑपरेशन। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना है सोसाइटी का, या पावर स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, या हमारे संस्थान, हमारे इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के बने हैं कि वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं महिलाएं जो है ऑपरेशन एक्सपीरियंस करते हैं, फेस कर रहे होते हैं, डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं, पावर डिस्पैरिटी होती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। तो ये हमारा कहलाएगा ऑपरेशन। तो कई प्रकार का हो सकता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द लाइक रेस है, कास्ट है, क्लास है, सेक्सुअलिटी है, वेरी काइंड ऑफ ऑपरेशन। सो हम बात करेंगे फेमिनिज्म की, तो यहाँ जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी की बात करेंगे।
और स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिंपल भाषा में दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम। ऐसा हमारा एक, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी इस प्रकार की है कि वो शायद मेल के फेवर में होती है, या सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो मेल के फेवर में है। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पर महिलाएं कहीं ना कहीं जो है उनको अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं मिल पाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल रिसोर्सेस नहीं होते हैं। ओके, तो यह बात करता है स्ट्रक्चर ऑपरेशन फेमिनिस्ट थ्योरी। तो क्या आंसर हो सकता है? Human experience of differences, inequality, oppression varies from their social location within the capitalism. पैट्रियार्की जो मैंने अभी चर्चा की, रेसिज्म के माध्यम से भी होता है और कैपिटलिज्म के माध्यम से होता ही होता है, क्योंकि उनके द्वारा जो काम किया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते कि जैसे घर का काम है और केयर गिविंग है, तो ये भी कहीं ना कहीं वर्क तो है ही, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दिया जाता है। अगर पुरुष जो है कहीं पर जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो उसको माना जाता है इकोनॉमिक अर्निंग के रूप में। तो ये कैपिटलिज्म का जो है इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, फैक्टर हो सकता है। पैट्रियार्की तो सोसाइटी में है, उसको हम समझ सकते हैं आसानी से, और रेसिज्म भी होता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के जो है ऑपरेशन वेरीज करते हैं डिफरेंट तरीके से, जो कि महिलाएं फेस करती हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी टर्म को समझना है तो बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन। ओके, आगे बढ़े। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर ट्रू? कौन से जो है यहाँ पर कंसेप्ट दिए गए हैं वो सही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 90% आने के चांसेस होते हैं इससे। साल में 2 बार एग्जाम होता है हमारा, तो मान के चलिए 2 में से 1 बार तो आने आना है, हो सकता है दोनों बार आ जाए, तो वही 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने के। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी आया था एक क्वेश्चन उस टाइम पे। क्या आंसर होगा? क्या लिखा है कि जेमिनी सेप्ट एंड इज द कम्युनिटी बेस्ड कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क्स, नेबरहुड एंड अ शेयर पर्पस बेस्ड ऑन द ऑनर एंड द virtue. Historical period before the 18th century is a period of modernity, and Jessel Sapt is an urban community associated with the modernity and urbanization, which is seen as the individualistic and impersonal. People make sense of the social world through the constant reflection on their experiences and the knowledge of their personal experience. बोलो क्या आंसर होगा? देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 टर्म दी गई हैं। एक तो आपका जेमिनी सेप्ट है, एक जर्मन फिलोसफर हुए, इनका नाम था, फर्डिनेंड क्या टॉनस। नाम था बताओ? उनके द्वारा टर्म दी गई फर्डिनेंड थी। टॉनस। जेमिनी सेप्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। और सेप्ट का मतलब होता है सोसाइटी। बिल्कुल, फर्डिनेंड टॉनिस के द्वारा। इनके द्वारा, ये जर्मन फिलोसफर थे, तो ये जर्मन वर्ड ही है, इसका मतलब होता है कम्युनिटी सोसाइटी। याद करने का तरीका यहाँ पर एम है, कम्युनिटी में एम आता है, जैसे सेप्ट में एस आता है, सोसाइटी में एस आता है। तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कंठस्थ कर लो इसको एक यहाँ से। अब कम्युनिटी का मतलब पता होता है, सोसाइटी का मतलब पता होता है। कम्युनिटी मतलब छोटा समूह, जैसे रूरल एरिया गांव होता है, गांव में लोग जो है उनके रिश्ते कैसे होते हैं? बहुत ही क्लोज होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोहेंशन होता है, सोशल फैब्रिक होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन आपस में, लेन देन। तो वो हमारा कहलाता है जेमिनी सेप्ट। ठीक है। और जबकि दूसरा तरफ हमारा जैसे सेप्ट हो गया, इसको सोसाइटी बोलते हैं, अर्बन एरिया हो गया। ओके, जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होती है। एक मान लीजिए कॉलोनी में लोग रहते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, 10
मंजिला इमारत है, उसमें हो सकता है एक दूसरे को जानते ना हो लोग, तो क्या है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होगा, फोकस होता है। डाइवर्स वैल्यू सिस्टम होता है, कई लोग कहीं अलग अलग जगह से आते हैं, तो कल्चर बहुत ही डाइवर्स होता है, लैंग्वेज अलग अलग बोल रहे होते हैं, तो सोशल कोहेजन बहुत वीक होता है, इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, किसी उद्देश्य के लिए ये रिश्ते बनते हैं। ओके, दैट इज वेरी फॉर्मल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका सोसाइटी में आएगा, ये आएगा आपका अर्बन एरिया, ये आपका रूरल एरिया। और डी डी लिखा है वो भी सही, ये बेसिकली थ्योरेटिकल एक कंसेप्ट है, इसमें हम बोलते हैं कि हमारा खुद का जो अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस होता है ना चीज़ों को लेकर के, उसके माध्यम से हम एक काइंड ऑफ सेंस डेवलप करते हैं दुनिया के बारे में, सोशल वर्ल्ड के बारे में। सो ये भी ठीक है, एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ये दोनों चीज़ें फर्डिनेंड टॉनिस के द्वारा दी गई हैं, तो ये सी डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? बोलिए। तो चलो, ये तो मैंने बता दिया। अगर मैं देखूं कि ये जो थ्योरी है, जो सोशोलॉजिकल एनालिसिस इन्होंने किया था सोसाइटी कम्युनिटी को लेकर के, इन्होंने बताया कि सोसाइटी कैसी होती है, कैसे उसमें रिश्ते होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं कम्युनिटी के और सोसाइटी के। तो बेसिकली हम जब ये कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना, उसका फोकस होता है एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क की तरह काम करता है कोई थ्योरी। अब इस थ्योरी को हमने पढ़ लिया, इससे हम क्या समझ पाए, इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमको किसी भी सोसाइटी का, किसी समाज का, अगर हमको सोशल रिलेशनशिप को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसका डायनेमिक्स कैसा है ना, कैसे फंक्शन कर रहा है सोसाइटी, कितने प्रकार की सोसाइटी हो सकती है, तो हम यहाँ पर ये वाली थ्योरी यूज कर सकते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट को समझना है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है लोगों के ऊपर, लोगों की लाइफ पर, लोगों के वैल्यू सिस्टम पर। ये सभी चीज़ें समझने के लिए हम लोग जो थ्योरी यूज करते हैं, वहाँ पर इस थ्योरी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी और सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सकती है बेहतर तरीके से, इन डेप्थ, है ना। तो ये थ्योरी यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए थियोरटिकल फ्रेमवर्क। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो ये थ्योरी भी यूज हो सकता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जो चेंजिंग फिनोमेना हुआ सोसाइटी का, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। देखो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक तो असंस्कृतिकरण है, इंटरस्टेशन पता होता है, और क्या लिखा है कि सर गसल शाफ्ट सोसाइटी होता है, ऑप्शन सी में गसल शाफ्ट इन अर्बन कम्युनिटी है, तो कैसे सही तो लिखा है। ये तो मैंने बताया ना कि जो कम्युनिटी होती है वो आपका रूरल होता है, जो सोसाइटी होती है वो आपका अर्बन होती है। तो सी ऑप्शन में क्या लिखा है, जैसे साहब टीजा अर्बन, ठीक तो अर्बन कम्युनिटी लिखा है वो, उन्होंने कम्युनिटी लिखा है लेकिन अर्बन तो है। उसको ऐसे समझो, कम्युनिटी तो उन्होंने लिख दिया बस ऐसे पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन आपको जो बेसिक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है ना, एक ब्रॉड, कि भाई अर्बन कम्युनिटी होगा तो वो आपका सोसाइटी आती है, गैसेट सेप्ट में आएगा, और जो आपकी रूरल कम्युनिटी होगी, छोटा समूह आएगा जेमनी सेप्ट में। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो संस्कृताइजेशन, एक ये क्या है, पैरोजलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है बताइए। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब पता होगा आपको, वेस्टर्नाइज मतलब पता होता है। The change brought about in a society and culture as a result of over 150 years of British rule, and then the term subsumed changes occurring at a different level, technology, institutions, ideology, values. What does the above sentence define? ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो सेंटेंस दिया है, कि बोल रहे हैं कि जो पिछले 150 सालों में जो ब्रिटिश रूल रहा है इंडिया के अंदर, तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में बहुत सारा बदलाव आया है। अगर हम उसको देखें डिफरेंट लेवल पर, जैसे कि टेक्नोलॉजी आई है, इंस्टीट्यूशंस में बदलाव हुआ है, बहुत सारे आइडियोलॉजी चेंजेस हुए हैं, वैल्यू सिस्टम में बदलाव आया है। तो ये जो है स्टेटमेंट है, किस चीज़ को दर्शाता है, किस प्रकार का बदलाव है, ये संस्कृताइजेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है या वेस्टर्नाइजेशन है या फिर पेरोचलाइजेशन है। इसको आप प्रोनाउंस कर लेना, सही क्या है, कौन सा होगा बताओ।
आंसर दीजिए सब लोग। तो ये जो बदलाव हो रहा है ना, जो हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की, जो चेंजेस वैल्यू सिस्टम में बदलाव है, इन्फ्लुएंस है ये हमारा वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल और ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से हो रहा है। कॉलोनियल रूल है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारा वेस्टर्नाइजेशन बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी आंसर, पश्चिमीकरण की वजह से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपका टेक्नोलॉजी थोड़ी आएगा, आइडियोलॉजी चेंज थोड़ी होगा। जो वेस्टर्न कल्चर है, अगर कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है ना, तो सभी चीजें बदलती हैं, है ना। आइडियोलॉजी बदलती है, वैल्यू सिस्टम चेंज होता है, इंस्टीट्यूशनल चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अभी आ गया है तो वो चेंजेस दिखेगा, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो भी कहीं ना कहीं कारण है। समझ में आ रहा है? हम्म। जैसे कि लिखा है इंस्टीट्यूशन, ये मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि वेस्टर्न स्टाइल में हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जुडिशरी है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज है, लीगल सिस्टम बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन होती है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कैसा है? वेस्टर्न स्टाइल का ही है। उसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। आइडियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो अगर हम जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करना, पॉलिटिकल सिस्टम उसी प्रकार का, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स, ऑल तो पहले थे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम उसको देखेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस है। वैल्यू सिस्टम भी है, जैसे कि आजकल जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है ना, सोशल नॉर्म्स को, जो प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये सभी हमारे आएंगे आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। नाउ इसमें लिखा है कि संस्कृताइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? एनीबडी? ये टर्म दिया क्या ऐसे, एसन श्रीनिवासन के द्वारा? इसका मतलब होता है कि जो लोअर कास्ट या फिर ट्राइबल ग्रुप जब कस्टम, वे ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल, रिचुअल्स, प्रेफरेंसेस ये सभी अडॉप्ट करते हैं हायर कास्ट का, सो दैट कि वो अपना सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हिरारकी में जो हिरारकी बनी है ना, तो जो नीचे हैं, जो लोअर कास्ट में आते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप है, समूह है, वो अपने लाइफ स्टाइल को, अपने कस्टम्स को, अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने वे ऑफ लाइफ को, सब कुछ बदलते हैं, सो दैट कि वो जो हिरारकी से ऊपर पे आ पाए, जो अपर कास्ट है वहां पर, उसको हम बोलते हैं सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना। उसके लिए संस्कृताइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो ये काइंड ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट वाला जो लिखा है यहाँ पर, पैरोचलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना, रेस्ट्रिक्ट कर लेना, बाउंड्री डेवलप कर लेना। कि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कम्युनिटी, कुछ सोसाइटी